सारी दुनिया कहती है हार मान लो, लेकिन दिल धीरे से कहता है एक बार और कोशिश कर, तू ज़रूर कर सकता है। तो वेलकम टू गाइडली यूट्यूब चैनल। मैं हूँ गुरप्रीत कौर, आपकी जीएस टीचर। तो शुरू करते हैं इस मोटिवेशनल कोट के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन। तो गाइस, आज का पहला क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इनमें से कौन सा है? हाइड्रोजन, पोटेशियम, आयरन, गोल्ड। इन सब में से जो भी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, मतलब कि सबसे ज़्यादा अभिक्रिया में भाग लेता है या फिर किसी भी केमिकल कंडीशन में वो एकदम से रिएक्शन करता है, वो एलिमेंट पूछा गया है यहाँ पर। ठीक है गाइस, तो उससे पहले हम यहाँ पर एक सीरीज़ देख लेते हैं। यहाँ पर दी गए हैं मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट से जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है के घटते हुए क्रम में यहाँ सीरीज़ दी गई है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया गया है? पोटेशियम, और सबसे बाद में क्या दिया गया है? गोल्ड। तो ये सीरीज़ जो है घटती हुई आ रही है उन एलिमेंट्स की जो कि मोस्ट रिएक्टिव टू लीस्ट रिएक्टिव हैं किसी भी अभिक्रिया में। आपने देखा होगा कि जो गोल्ड ज्वेलरी होती है उसमें कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, लेकिन जो हम आर्टिफिशियल ज्वेलरी लेते हैं उनका कलर जो है फेड हो जाता है। ठीक है, तो ये जब क्यों होता है? क्योंकि जो हमारी बॉडी से जब वो टच होती है तो बॉडी से क्या निकलता है? पसीना निकलता है। पसीने में क्या होता है? सॉल्ट होता है। तो सॉल्ट के साथ वो जो है रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो गोल्ड पे जो है रिएक्शन नहीं होता है। तो क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि मोस्ट रिएक्टिव कौन सा है और लीस्ट रिएक्टिव कौन सा है। ठीक है गाइज, इस सीक्वेंस को हम याद रखेंगे। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड। ओके गाइज, तो क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट? द आंसर इज, क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा बी, पोटेशियम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा। ओपनिंग और क्लोजिंग स्टोमेटा क्या होता है? पहले तो हम ये देख लेते हैं। स्टोमेटा जो होते हैं वो रंध्र होते हैं जिनके खुलने और बंद होने का हमें पता लगाना है कि उसके लिए कौन सा एलिमेंट इनमें से रिस्पॉन्सिबल है। कैल्शियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लीफ दी गई है। लीफ का छोटा सा पार्ट कट करके यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, तो ये है हमारे स्टोमेटा। जो ये आई लाइक स्ट्रक्चर है, ये आई लाइक स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होता है? ये छेद है जहाँ पर हमारी क्या जा रही है? यहाँ पर देखिए CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा फूड बनाने के लिए लेते हैं। ठीक है, और निकालते क्या है? वो निकालते हैं पानी और ऑक्सीजन, O2। ठीक है गाइस, ये हम याद रखेंगे। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है प्लांट्स के द्वारा और निकाला क्या जाता है? वो ऑक्सीजन और वाटर। ठीक है गाइस, तो होता क्या है कि जब ये एलिमेंट दिए गए हैं, ये रेस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए पोटेशियम। ओके गाइस, याद रखेंगे। पोटेशियम की वजह से जो है ये पोर्स जो है खुल जाते हैं, जिनसे हमारा जो लीफ है वो सन की उपस्थिति में खाना बना सकती है। और यही होते हैं वो पोर्स, वो छेद जिनकी वजह से ट्रांसपीरेशन होता है। ट्रांसपीरेशन वो होता है जबकि एक प्लांट लगा हुआ है आपका, ठीक है, अगर वो प्लांट जड़ों से ज़्यादा पानी ऑब्जर्व कर लेता है, जैसे कि ग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, उसमें क्या होता है? ज़्यादा मार्शी प्लेस होते हैं। मार्शी प्लेस का मतलब है दलदली भूमि में वो पौधे ज़्यादातर पाए जाते हैं। तो वो जो प्लांट्स होते हैं वो अपना क्या करते हैं? लीव्स के द्वारा पानी जो है ड्रॉपलेट की फॉर्म में निकाल देते हैं ताकि पानी उसमें ज़्यादा ना हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है वो है, हिमालय इज अ। हिमालय जो है हमारे हिमालयन माउंटेन जो है उनका प्रकार पूछा गया है। क्या वो फोल्ड माउंटेन है, वॉल्केनिक माउंटेन है, ब्लॉक माउंटेन है, या इनमें से कोई नहीं? वलित पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, ब्लॉक पर्वत, या इनमें से कोई नहीं? कौन से हैं हमारे? ये हिमालयस का फोटो आप देख सकते हैं। ये जो लेयर्स बन रही है ना, ये जो है किसका कैरेक्टरिस्टिक है? ये है हमारे फोल्ड माउंटेन्स का कैरेक्टरिस्टिक। फोल्ड माउंटेन्स कब बनते हैं? जबकि दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं
यहाँ पर एक प्लेट आ रही है, टेक्टोनिक प्लेट्स। आपको पता है कि जब अर्थ थी हमारी कई मिलियंस ईयर्स एगो, तो एक ही पार्ट था अर्थ का, वो उसको हम बोलते हैं पेंजिया। पेंजिया फिर आपस में टूट गया, ठीक है, तो टेथिस सी था इसके बीच में, ठीक है। और ये प्लेट्स जो है बाकी कई साल लगे इसको प्लेट्स को टूटने में, और इनको टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं। फिर ये आपस में जुड़ना शुरू हो गई, तो यूरेशियन प्लेट से हमारी जो इंडिया की प्लेट थी वो आकर टकराई, जिससे क्या हुआ कि हमारे हिमालयास का फॉर्मेशन हुआ। जब ये प्लेट ऐसे आपस में टकराती हैं तो क्या होता है, ये क्रस्ट और ये मेंटल से क्या है, ये लावा है, लावा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं लावा जो है निकल के इन पहाड़ जो बन रहा है उसके बीच में आ गया है, ठीक है। और ये जब प्लेट टकरा रही है तो बीच की जो मिट्टी है इसकी वो ऊपर को हो रही है, और ये बन जाते हैं हमारे माउंटेन्स। ओके गाइज, याद रखेंगे हम लोग कैसे बनता है, टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से हमारे फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, द पंचायती राज सिस्टम वॉज फर्स्ट स्टार्टेड इन इंडिया इन द स्टेट ऑफ राजस्थान एंड। तो हमें बताना है कि कौन कौन से स्टेट थे पहले जिनमें सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली का आरंभ किया गया। तो आपके पास ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, गुजरात, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आता है हमारा राजस्थान में। राजस्थान का पूछा जाता है तो राजस्थान का हम बताएंगे 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था, ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 को। और आर्टिकल किसके अंतर्गत आता है हमारा पंचायती राज सिस्टम? पंचायती राज सिस्टम हमारा आता है आर्टिकल 243 के अंदर। और ये जब आर्टिकल आया ये हमारा 1992 में 73rd अमेंडमेंट के द्वारा हमारा 11th शेड्यूल ऐड किया गया, जो कि क्या था, जो कि पंचायती राज सिस्टम पर डिपेंड है, ठीक है गाइज। ये हम लोग सारे बात याद रखेंगे। क्या क्या याद रखेंगे कि हमारा कौन सा आर्टिकल है। पहले कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो 8 शेड्यूल थे, ठीक है। धीरे धीरे 9th, 10th, 11th और 12th ऐड किए गए, ठीक है। तो 11th शेड्यूल कब ऐड किया गया था? 73rd अमेंडमेंट एक्ट, जो कि था 1992 को, ओके, 1992 को। याद रखेंगे गाइस सारी चीजें, ओके। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, हु ट्रांसलेटेड रामायणा इनटू पर्शियन यानी कि फारसी भाषा में रामायण का अनुवाद किसने किया था? ये है हमारा क्वेश्चन। हमारे ऑप्शन है अब्दुल लतीफ, ईसरदास, अब्दुल उल कादर बदाऊनी, अब्दुल फजल, ठीक है गाइज, ये आपके ऑप्शंस हैं। तो जो हमारा रामायण का ट्रांसलेशन था वो कराया किसने था? वो कराया था मुगल एम्परर। हुआ था कि अकबर के दरबार में एक इतिहासकार थे जिनका नाम था अब्दुल उल कादर बदाऊनी, ठीक है। इनको कहा अकबर ने कि आप रामायण का ट्रांसलेशन करो, अनुवाद करो फारसी भाषा में। और अब्दुल फाजी भी इनको बोला जाता है, ठीक है, अब्दुल फाजी भी इनको बोला जाता है। और कब किया था इन्होंने किया था 1574 को। गाइस सारी बातें हम लोग याद रखेंगे। इनको इसका ट्रांसलेशन करने में 4 साल लग गए थे, 4 years, ओके गाइस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट केम इन इंडिया? इनमें से कौन सबसे पहले भारत में आए थे? ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ना हम लोग एक सीक्वेंस बनाते हैं जो है PDEF। आपने PDF तो पढ़ा ही है, अब PD के बाद E और लगा लीजिएगा, ठीक है। तो ये सीक्वेंस जो है हमेशा याद रखिएगा कि सबसे पहले हमारे पोर्टुगीज आए थे, फिर डच आए थे, इंग्लिश मीन्स ब्रिटिश के लोगों को इंग्लिश भी बोला जाता है, और ये है हमारे फ्रेंच, ठीक है गाइस। ये सीक्वेंस हम याद रखेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन ए, पोर्टुगीज। और सबसे बाद में भी यही गए थे, ठीक है। पोर्टुगीज जब आए थे फर्स्टली कब आए थे? सी रूट जो सर्च किया था हमारे वास्को डिगामा ने सर्च किया था। वास्को डिगामा ने जो सी रूट सर्च किया था सबसे पहले वो कालीकट में आए थे, ठीक है।
कालीकट में उन्होंने लैंड किया था अपने शिप से, तो आए कब थे वो? 20 मई 1498 में, 20 मई 1498 में आए थे गाइस, ठीक है। ये डेट भी आ जाती है आपके एग्जाम में, याद रखेंगे। अब फिर उसके बाद कौन आए थे? फिर आए थे हमारे डच, जिन्होंने अपनी कंपनी कब बनाई थी? 16 से पहले हमारे इंग्लिश आए थे। इंग्लिश जो आए थे हमारे ब्रिटिशर्स कब आए थे? 1612 में आए थे। देन हमारे आए थे डेनिश का भी पूछ लिया जाता है, सो मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ। तो डेनिश आए थे हमारे 1616 में, और फ्रेंच जो आए थे वो सबसे बाद में आए थे, वो आए थे हमारे 1664 में गाइज। ओके, सारी चीज़ें हम याद रखेंगे। अब देख लेते हैं एक सी रूट जो कि वास्को डी गामा ने सर्च किया था सबसे पहले। वास्को डी गामा पोर्टुगीज थे, उन्होंने यहाँ से स्टार्ट किया और इसको क्या बोलते थे? केप ऑफ गुड होप, ठीक है। केप ऑफ गुड होप यहाँ कहाँ है? ये अफ्रीका से जो जा रहा है रास्ता, ठीक है। और यहाँ पर ये कालीकट आप देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले लैंड किया था वास्को डी गामा ने। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया? तो लार्जेस्ट देखिए, ये है हमारा पेनिनसुला, ये हमारे इंडिया का पेनिनसुला है, जो कि कितने 9 राज्यों से मिलकर हमारा गुजरात आता है, फिर आता है हमारा महाराष्ट्र, फिर आता है गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और यहाँ पर वेस्ट बंगाल। ये 9 हमारे स्टेट्स हैं जो कि कोस्टल स्टेट्स भी कहलाते हैं, जो कि यहाँ समुद्र से यहाँ होता है हमारा बे ऑफ बंगाल, और यहाँ है हमारा अरेबियन सी। आप लोग भी थोड़ा थोड़ा ना इसका रफ स्ट्रक्चर बनाते रहा कीजिए ताकि ये आपके दिमाग में एकदम बैठ जाए। तो हमारी रिवर्स जो है हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये देखिए, ये है हमारा पेनिनसुला, ये हमारी नर्मदा रिवर जा रही है जो कि कहाँ जाती है? अरेबियन सी में। ये हमारी तापी रिवर अरेबियन सी में। देन ये हमारी जो महानदी है वो कहाँ जा रही है? हमारी बे ऑफ बंगाल में जा रही है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में। आप देख सकते हैं कि इसी का गोदावरी का सबसे बड़ा एरिया है जो कवर हो रहा है हमारे पेनिनसुला इंडिया में। ये हमारा पेनिनसुला है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितने लेंथ होती है इसकी, तो ये है 1465 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर है हमारी कृष्णा, और नर्मदा है हमारी 1312 किलोमीटर। ओके गाइज, याद रखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है हमारा गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेदा गिव्स द फर्स्ट रिटन एविडेंस ऑफ अर्थक्वेक एंड फेमाइन? जो सबसे पहले एविडेंस देता है, यानी कि सबसे पहले किस वेद में लिखा गया था भूकंप और अकाल के बारे में? तो हमारा ऋग्वेदा जो है उसके अंदर हमारे क्या आते हैं? भजन आते हैं, हाइम्स बोलते हैं उनको, ठीक है, भजन आते हैं, और इसमें आता है मंत्रों का उच्चारण और मंत्र। सामवेद में, यजुर्वेद में क्या आता है? यज्ञ और सूत्र विद्या आती है। अथर्ववेद में आते हैं हमारे जादू, टोना, कर्मकांड, ये सब हमारे अथर्ववेद में मेंशन किया गया है। तो क्वेश्चन जो पूछा गया है कि अर्थक्वेक और अकाल के बारे में किस में बताया गया है, तो वो यजुर्वेद में बताया गया है। ओके गाइज, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अ डायनामो कन्वर्ट्स एनर्जी इनटू एनर्जी। जो डायनामो होता है वो किस एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक साइकिल चल रही है, एक ह्यूमन है जो साइकिल चला रहा है, यानी कि क्या कर रहा है? वो मैकेनिकल एनर्जी दे रहा है, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी यहाँ से ट्रांसफ़र हुई और ट्रांसफ़र होके ये किस में कन्वर्ट हो गई है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो डायनामो का भी सेम यही काम रहता है, वो क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ओके गाइज, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम अपने। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ ऑपरेशन फ्लड? ऑपरेशन फ्लड क्या था? ऑपरेशन फ्लड था हमारा व्हाइट रेवोल्यूशन, जो दूध उत्पादन क्या किया गया था? ऑपरेशन फ्लड किया गया था। तो इनमें से कौन थे जिन्होंने ऑपरेशन फ्लड को अंजाम दिया? निरपेक्ष तुटे जी, वर्गीस कुरियन जी, MS स्वामीनाथन, डॉक्टर अरुण कृष्णन। तो आंसर इसका आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, वेरियस कुरियन। ओके गाइस, वेरियस कुरियन जी थे जिन्होंने क्या किया था? वाइट रेवोल्यूशन को अंजाम दिया था, जिसको किस नाम से जाना जाता है? फ्लड ऑपरेशन, ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है।
और बाकी लोगों को हम देखें अगर तो निरपेक्ष जी, जो निरपेक्ष टूटे जी हैं वो थे हमारे गोल्डन रेवोल्यूशन को अंजाम देने वाले। गोल्डन रेवोल्यूशन किसके लिए था? ये था हमारा हनी प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है, हनी प्रोडक्ट्स एंड फ्रूट्स के लिए, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे गाइस, ये जो हमारे टाइम टू टाइम जो रेवोल्यूशन की गए हैं वो हमारी उत्पत्ति को बढ़ावा देने के लिए, अच्छी उपज के लिए किए गए हैं, ठीक है। MS स्वामीनाथन को आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, ये है हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड, जिन्होंने हमारे ग्रेन्स को, गेहूं की खेती को सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था इसमें, ठीक है। सबसे नाम अरुण कृष्णन जी, डॉक्टर अरुण कृष्णन जी किससे रिलेटेड है? ये है हमारे ब्लू रेवोल्यूशन से रिलेटेड। ब्लू रेवोल्यूशन में क्या था? जो फिश प्रोडक्शन से रिलेटेड है, ठीक है गाइस, याद रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट, तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। तो आप अपना ध्यान रखिए और स्टे